हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी के चौथे और 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जो चौथा अध्याय है वह मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र को इंग्लिश में मैप भी कहते हैं। मानचित्र या मैप आप सब लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में मानचित्र की परिभाषा दी गई है, एक बार उसे समझ लीजिए। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यह है पृथ्वी। तो पृथ्वी वास्तविक रूप में गोलाकार है। तो उस गोलाकार पृथ्वी पर कहीं पर स्थलीय भाग है, कहीं पर जलीय भाग है। तो पृथ्वी की उस सतह का ही एक चपटी सतह पर जब आप चित्र खींचते हैं पैमाने की सहायता से, उसे ही कहा जाता है मानचित्र। जैसे ये पृथ्वी हो गई गोलाकार, यहाँ पर आप लोगों को सामने का हिस्सा कुछ दिख रहा होगा, पीछे भी इसके कुछ हिस्सा होगा। तो इसी गोलाकार पृथ्वी की सतह के या इसके किसी भाग के किसी चपटी सतह पर चित्रण को ही मानचित्र कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये गोलाकार है, इसकी सतह का एक चपटी या फ्लैट सरफेस पर, चपटी सतह पर का मतलब हो गया फ्लैट सरफेस पे जब चित्र बना दिया जाता है तब इसे कहा जाता है मानचित्र। मानचित्र में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली होती है कि जो मानचित्र होता है वह रैंडमली, ऐसा नहीं होता है कि किसी एरिया को दिखाना है तो यादृच्छिक तरीके से, मनमाने तरीके से उसका आकार आपने दिखा दिया। मानचित्र हमेशा पैमाने की सहायता से ही बनाया जाता है। पैमाना क्या होता है उसे भी समझ लीजिएगा। पैमाने को इंग्लिश में कहते हैं स्केल। हिंदी शब्द है पैमाना और इंग्लिश वर्ड है स्केल। जैसे मान लीजिए आपको एक मानचित्र बनाना है, विश्व का ही मानचित्र मान लीजिए बनाना है, तो आप एक पैमाना मान लेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने A4 साइज पेपर पे या किसी अन्य पेपर पे आपने मानचित्र बनाया है। तो पैमाना आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। जैसे किसी जगह पर या किसी क्षेत्र में जो लंबाई है वह 1000 किलोमीटर है। अब आप उसको 1000 किलोमीटर को तो एक कागज पर नहीं दिखा सकते, तो उस 1000 किलोमीटर को आप पेपर पे या किसी कागज पर दिखाने के लिए एक पैमाना मान लेंगे। इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझिए। यहाँ पर मुझे ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर ये थोड़ा सा क्लियर विजिबल है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कनाडा देश हो गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश हो गया। तो इन दोनों देशों की ये वाली जो सीमा है, ये सीमा मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर को आप लोग कागज पे 1000 किलोमीटर लंबी लाइन तो नहीं खींची जा सकती। इस 1000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए आपने पैमाना माना था 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो इस 1000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मानचित्र बनाते हुए 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। और क्योंकि पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना दर्शाएगा, 1000 किलोमीटर। यही कहा जाता है पैमाना या स्केल। इससे क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र अपने आकार के अनुसार वास्तविक अनुपात में दिखाई देता है और जो पूरा मानचित्र बनता है वह एक निश्चित अनुपात में बनता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन से तो आपको उदाहरण से समझा है, इसमें पूरा जो प्रत्येक क्षेत्र आप लोगों को जो दिख रहा है, चाहे कनाडा का क्षेत्र हो, चाहे ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र हो या कहीं भी, जैसे जहां जहां पर भी 1000 किलोमीटर दर्शाया होगा, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 10 सेंटीमीटर का यूज किया होगा। कहीं पर कोई छोटी बाउंड्री है 100 किलोमीटर, तो वहां पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई वहां पर दर्शाई गई होगी। ये होता है पैमाना। तो मानचित्र में पैमाने का बहुत अधिक महत्व होता है और कोई भी मानचित्र पैमाने के आधार पर ही बनाया जाता है। तो ये था मानचित्र। अब समझ लेते हैं एटलस को। एटलस का सामान्य सा मतलब होता है कि जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसको कहा जाता है एटलस। आप लोगों के पास एटलस जरूर होगा
और अगर जिनके पास एटलस नहीं है तो उन लोगों को एटलस ले लेना चाहिए। और कौन सा एटलस लेना है उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों के पास में ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है स्कूल एटलस। स्कूल एटलस नहीं लेना है, स्टूडेंट एटलस लेना है। ये थोड़ा एडवांस एटलस है, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को बिना एटलस के, बिना मानचित्रों के बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता है। तो ये तो आप लोगों के लिए सुझाव था। अब फिर से लौटते हैं एटलस वाली लाइन पर। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो एटलस में क्या होता है, बहुत सारे मानचित्र दिए गए होते हैं। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दिया गया होता है, वर्ल्ड का फिजिकल मैप दिया गया होता है, विभिन्न महाद्वीपों के पॉलिटिकल फिजिकल मैप दिए गए होते हैं, कृषि से संबंधित मानचित्र दिए गए होते हैं, किसी देश विशेष से संबंधित, फिर देश के अंतर्गत भी राज्य से संबंधित मानचित्र दिए गए होते हैं, कृषि के बारे में, वन के बारे में, विभिन्न खनिजों के बारे में, विभिन्न महासागरीय धाराओं के बारे में, ये सब जानकारी जो है विभिन्न विभिन्न मानचित्रों में दी गई होती है एक एटलस में। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य वर्ग दिए गए हैं मानचित्रों के। पहला लिखा है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। जब किसी मानचित्र पर जो भौतिक लक्षण होते हैं, उस क्षेत्र के भौतिक विशेषताएं होती हैं, उनको दर्शाया जाता है या उच्चावच को दर्शाया जाता है। उच्चावच का मतलब होता है कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदानी भाग है, कहाँ पर गहरा भाग है, इन सबको कहा जाता है भूगोल में उच्चावच लक्षण। और उच्चावच के लिए इंग्लिश वर्ड होता है रिलीफ, लिखा हुआ है रिलीफ। भूगोल में रिलीफ का मतलब आराम नहीं होता है, भूगोल में रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो जहां रिलीफ लिखा हुआ मिले इसका मतलब है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है कि कहाँ पर सतह ऊंची है, कहाँ नीची है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदानी भाग है, कहाँ गड्ढा है। इन सब विशेषताओं वाले जो मानचित्र को दर्शाने वाले होते हैं या उसके साथ साथ भौतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक जो मानचित्र हमने दूसरा पढ़ा था वह था पॉलिटिकल मैप, उसको भी समझ लीजिए। जब किसी मानचित्र में किसी देश की या देश के भीतर राज्य की, राज्य के भीतर जिलों की, जिलों के अंदर किसी कस्बे की, किसी तहसील की राजनीतिक सीमाओं को दर्शाया जाता है, तब ऐसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे ये वाला जो मानचित्र है ये राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप। क्योंकि इसमें विभिन्न देशों की सीमाओं को और विभिन्न देशों के विस्तार को दर्शाया गया है, तो ये पॉलिटिकल मैप हुआ। अब हम लोग लौटते हैं जो हमने अभी पढ़ा था फिजिकल मैप के बारे में। जब किसी मानचित्र में, हमने पढ़ लिया था, जब किसी मानचित्र में भौतिक विशेषताओं को या जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं उनको दर्शाया जाता है, उसके साथ साथ जैसे जो उच्चावच से संबंधित लक्षण होते हैं उनको दर्शाया जाता है, तब उस मानचित्र को कहा जाता है फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र। जैसे इस वाले मानचित्र को देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है वर्ल्ड फिजिकल मैप। इसमें रॉकी माउंटेन्स को दर्शाया गया है, यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया है, यहाँ पर एकांकागुआ जो पर्वत शिखर है उसको दर्शाया गया है, यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन्स को दर्शाया गया है, यहाँ पर ग्रेट लेक्स को दर्शाया गया है, यहाँ पर कैनेडियन शील्ड को दर्शाया गया है, सहारा का डेजर्ट एरिया दर्शाया गया है, यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला दर्शाया गया है, दक्कन का प्लेटियो, हिमालय का पर्वतीय भाग दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भौतिक विशेषताओं को दर्शाया गया है और उच्चावच से संबंधित जो लक्षण हैं उनको दर्शाया गया है, इसलिए ये फिजिकल मैप है, ये भौतिक मानचित्र है। यही हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक मानचित्र के बारे में। राजनीतिक मानचित्र के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था कि जब किसी मानचित्र में किसी देश, किसी राज्य, जिले
या किसी कस्बे, किसी तहसील, किसी गांव की सीमाओं को दर्शाया जाता है, तब उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसका उदाहरण हमने देख लिया था, आप लोग चाहें तो पहले जो देखा था उसे फिर से देख सकते हैं कि इस मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाएगा क्योंकि इसमें विभिन्न देशों की सीमाओं और उनके विस्तार को दर्शाया गया है। तो ये तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र हो गया। इसी प्रकार से किसी देश विशेष का राजनीतिक मानचित्र हो सकता है, इसी प्रकार से किसी राज्य का राजनीतिक मानचित्र हो सकता है, और इसी प्रकार से किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले के भौतिक मानचित्र भी हो सकते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है मानचित्र का, वह होता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स का मतलब होता है कि ऐसा मानचित्र जो किसी एक थीम पर आधारित हो। जैसे कोई एक ऐसा मानचित्र है जो वर्षा के वितरण को दर्शाता है, कोई ऐसा मानचित्र है जो तापमान के वितरण को दर्शाता है, तब हम कहेंगे कि वह मानचित्र थीमेटिक मानचित्र है, उसमें किसी एक विशेष थीम को दर्शाया गया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये वाला मानचित्र आप लोग देखिए, ये मानचित्र है, इसमें यहाँ पर लिखा गया है एवरेज जनवरी रेनफॉल। इसका मतलब है जनवरी माह में औसत वर्षा। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। तो इस मानचित्र में आप लोग देखेंगे कि विभिन्न रंगों के माध्यम से उस क्षेत्र में होने वाली औसत वर्षा को दर्शाया गया है। तो इसलिए क्योंकि इसमें वर्षा के वितरण को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से कोई मानचित्र ऐसा है, मान लीजिए कि जो तापमान के वितरण को दर्शा रहा है या किसी अन्य विषय से संबंधित है, तो किसी एक विशेष थीम पर आधारित जो मानचित्र होते हैं उनको थीमेटिक मैप्स कहा जाता है या थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये तो थी मानचित्रों के बारे में जानकारी। यहाँ पर अब हम लोग एक बात ये समझ लेते हैं कि मानचित्र के जो घटक होते हैं वे कितने होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक। दूरी, दूसरा हो गया दिशा, तीसरा हो गया प्रतीक या फिर सिंबल कहते हैं इंग्लिश में। पहला दूरी, दिशा और तीसरा हो गया प्रतीक। दूरी क्या होता है? दूरी वही है जिसे हम लोगों ने पैमाने में समझा था। तो पहले घटक के बारे में समझ लेते हैं, दूरी के बारे में। किसी भी आप एरिया के मानचित्र को जब बनाएंगे तो वहाँ की जो वास्तविक जो लंबाई होगी या जो विस्तार होगा उसको किसी पेपर पर या किसी छोटे पेपर पर जब जिस पे आप लोग मानचित्र बना रहे हैं उस पर दर्शाना संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने ज़िले का मानचित्र बना रहे हैं। अब ज़िले की जो लंबाई है वह मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, चौड़ाई मान लेते हैं कि 90 किलोमीटर है। अब इस 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर को किसी कागज़ पर दर्शाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि आप अपने राज्य का मानचित्र बना रहे हैं, तो राज्य की जो लंबाई है वह 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई मान लेते हैं 700 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, इसको कागज़ पर थोड़ी दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप एक निश्चित पैमाना मान लेते हैं कि इतनी दूरी को दर्शाने के लिए हम इतनी सेंटीमीटर की या कागज़ पर इतने सेंटीमीटर की दूरी से इतने किलोमीटर को दर्शाएंगे। वही बात आ जाती है जो अभी मैंने पैमाने को समझाते हुए आप लोगों को समझाया था। मान लेते हैं कि किसी मानचित्र में आपको किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाना है। मान लीजिए कि आपको अपने देश का मानचित्र बनाना है, तो हमारे देश की मान लेते हैं कि जो किसी क्षेत्र की सीमा आप बना रहे हैं, तो किसी क्षेत्र में सीमा की जो लंबाई है वह 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर को कागज पर दर्शाना संभव नहीं है, तो आपने प्रतीक मान लिया, प्रतीकात्मक रूप से मान लिया कि मैं जो मानचित्र बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए इतने बड़े पेपर पर आप जो मानचित्र बना रहे हैं, तो आपने ये मान लिया इस पे कि 1 सेंटीमीटर की दूरी से मैं 100 किलोमीटर को दर्शाऊंगा, या मान लिया आपने कि 1 सेंटीमीटर की दूरी से मैं 500 किलोमीटर दर्शाऊंगा।
तो इस 1000 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने के लिए आपको कागज पर कितनी लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी? 2 सेंटीमीटर की। यही होती है दूरी को पैमाने के माध्यम से दर्शाने की बात। तो इस प्रकार से कागज पर, जिस पर आप लोग मानचित्र बना रहे हैं, उस पर छोटी दूरी के माध्यम से आप वास्तविक जो बहुत लंबी दूरी होती है उसको एक पैमाने के माध्यम से दर्शा देते हैं। पैमाने हो सकते हैं कि छोटा पैमाना या बड़ा पैमाना। छोटे पैमाने का मतलब होता है कि जब आप कागज पर छोटी दूरी के माध्यम से, जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के माध्यम से आप 1000 किलोमीटर दर्शा रहे हैं, इसे कहा जाएगा छोटी दूरी का पैमाना या छोटा पैमाना। छोटा पैमाना। अब इसकी तुलना में एक एग्जाम्पल से बड़े पैमाने को भी समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक देश के बारे में समझा था कि एक देश के बारे में 1000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए छोटा पैमाना यूज किया जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको अपने गांव का कोई मानचित्र बनाना है। अब गांव का विस्तार कितना हो सकता है? मान लेते हैं लंबाई 1 किलोमीटर की, चौड़ाई मान लेते हैं 600-700 मीटर की, या मान लेते हैं 2 किलोमीटर की लंबाई है और चौड़ाई मान लेते हैं 1 किलोमीटर की। एल का मतलब हो गया लेंथ, और 1 किलोमीटर की चौड़ाई का कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं कि कोई गांव है। अब आपने पैमाना मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर दर्शा रहा है। यहां पर आपने माना था 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दर्शा रहा था। यहां पर आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर मान लिया। तो आपको 2 किलोमीटर की जो लंबाई है उसको दर्शाने के लिए मानचित्र पर कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 500 मीटर को, तो 2 किलोमीटर के लिए आपको 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। और 1 किलोमीटर दर्शाने के लिए आपको लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी? 2 सेंटीमीटर। तो इसको कह दिया जाता है बड़ी दूरी का पैमाना या लार्ज स्केल, बड़ा पैमाना। इसमें साधारण सा अगर आप लोग अंतर समझना चाहें तो ये होता है कि वास्तविक आधार पर किसी बड़े क्षेत्रफल वाले, किसी बड़े विस्तार वाले क्षेत्र का अगर आपको मानचित्र बनाना है तब आपको छोटी दूरी का पैमाना लेना पड़ेगा, और जब किसी अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र का आपको अगर मानचित्र बनाना है तो आपको बड़ी दूरी का पैमाना लेना पड़ेगा। और जो बड़ी दूरी के पैमाने होते हैं उनसे अपेक्षाकृत अधिक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि छोटी दूरी के जो पैमाने होते हैं उनमें चीज़ें कंजस्टेड हो जाती हैं। तो इस वजह से बड़ी दूरी के पैमाने से चीज़ों को समझना थोड़ा आसान होता है। तो ये तो था जो दूरी घटक है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग समझ लेते हैं दिशा। दिशा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं मैं, एक सामान्य सी अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी हुई है कि जो भी मानचित्र होगा उसमें ऊपर की ओर उत्तर दिशा दर्शाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई मानचित्र है, कोई भी मानचित्र बना हुआ है, या मान लेते हैं कि मैं भारत का मानचित्र बनाए दे रहा हूं यहां पर। समझने भर को बन गया है भारत का मानचित्र। तो कोई भी मानचित्र होगा या कोई भी इमेज होगी तो ये सामान्य सी अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी हुई है कि आपके सम्मुख ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी, आपके नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगी, आपके इस वाले राइट हैंड साइड की ओर पूर्व दिशा होगी, और इधर वाली साइड में पश्चिम दिशा होगी।
यही बात यहाँ पर समझाई गई है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब हो गया उत्तर। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब उत्तर दिशा का ज्ञान होने पर दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर के विपरीत दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूर्व हो गया। अब जब हमें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व का ज्ञान हो गया तो इसके सहारे हम जो अन्य जो मध्य की जो दिशाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली जो दिशा हो जाएगी वह उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है। ये वाली जो दिशा हो जाएगी वह दक्षिण पश्चिम हो जाएगी क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। और ये वाली जो दिशा है वह दक्षिण पूर्व हो जाएगी क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है। तो इस प्रकार से दिशा का निर्धारण किया जाता है। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। बीच की चार दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है बनी हुई। इसमें जैसे हमने देखा कि ऊपर उत्तर की ओर दिशा हो जाएगी, ये उत्तर हो गया, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर पूर्व, इधर हो जाएगा दक्षिण पूर्व और इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। तो कोई भी मानचित्र आप लोग देखेंगे तो जब आप उसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए सामने से आप इसे देख रहे हैं तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी और ये एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी हुई है इस मुद्दे पर। तो ये हो गया दिशा का निर्धारण मानचित्र में। वास्तविक रूप में भी अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, जैसे ये भारत हो गया तो रूस भारत के उत्तर में है, तो इसलिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरफ दिखाया गया है। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में है, इस तरफ इसीलिए दर्शाया गया है। तो जो ऊपर की ओर जो दर्शाए गए हैं वो उत्तर दिशा में है, जो नीचे की ओर दर्शाए गए हैं वे दक्षिण दिशा में है। अब मान लेते हैं जैसे ये भारत का क्षेत्र हो गया, ये वाला। अब हमें यहां से देखना है कि ईरान भारत के पश्चिम में है या पूर्व में है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर ईरान भारत के पश्चिम में हो जाएगा इधर। इस प्रकार से किसी भी मानचित्र में दिशा का निर्धारण किया जाता है। तीसरी बात हम लोग समझ लेते हैं प्रतीक की। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल्स। किसी भी क्षेत्र का जब मानचित्र बनाया जाता है, किसी जिले का, किसी गांव का, किसी राज्य का, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको उसी तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। अब जैसे किसी क्षेत्र में मान लीजिए नदी है, उसको दर्शाना है तो नदी के लिए कैसे दर्शाएंगे। किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई पर्वत शिखर है, उसको कैसे दर्शाएंगे। या किसी क्षेत्र में मान लेते हैं कि कोई पुलिस स्टेशन है, किसी क्षेत्र में कोई कब्रगाह है, उसको कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। कुछ जो प्रतीक हैं उनकी जानकारी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। जैसे इस प्रकार की कोई अगर आप लोग लाइन देख रहे हैं, कोई इस तरीके की लाइन खींची हुई है, तो ये नदी को दर्शाती हुई लाइन है। कुआं, ये वाला जो सिंबल है ये कुएं को दर्शाता हुआ है, ये तालाब को, ये वाला नहर को, ये पुल को दर्शाता हुआ सिंबल है। तो मानचित्र पे विभिन्न प्रकार के प्रतीकों से विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को या विभिन्न चीज़ों को दर्शा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कम स्पेस में और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक साथ मिल जाती है। रेलवे लाइन को दर्शाना है, इस वाले बड़ी लाइन को इससे, मीटर लाइन को इससे, छोटी लाइन को, रेलवे स्टेशन को इस वाले सिंबल से दर्शा दिया जाता है। सड़कों को दर्शाना है, ये वाली पक्की सड़क को ये वाली लाइन दर्शा रही है, ये वाली लाइन है तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर कच्ची सड़क है। अब मानचित्र पर पक्की सड़क, कच्ची सड़क दिखाने के लिए आप वहाँ पर लिखें लाइन खींच के पक्की सड़क, तो ये बड़ा ऑड हो जाएगा। इस तरीके से मानचित्र ठीक से नहीं बन सकेगा। आपने सिंबल के माध्यम से अगर इस तरीके की लाइन दर्शा दी, इसका
खुद ही मतलब हो गया कि वहां पर जो सड़क है वह पक्की सड़क है। इस तरीके से आपने लाइन बना के दिखा दी तो इससे ये पता चल गया कि सड़क तो है लेकिन वहां पर कच्ची सड़क है। सीमा, अगर ये वाली लाइन है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि विभिन्न देशों के बीच की सीमा को दर्शा रही है। ये वाली जो लाइन है इससे थोड़ा इसमें देखेंगे तो ये बोल्ड कैरेक्टर्स में या थोड़ी सी मोटी लाइन है, मोटे बिंदु हैं, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है इसकी तुलना में अनुपात में देखेंगे तो ये वाली जहाँ पर अगर आपको लाइन दिख रही है इसका मतलब है कि किसी राज्य की सीमा है। ये वाली लाइन दिख रही है जिसमें डॉट्स नहीं है इसका मतलब है कि किसी जिले की सीमा है। इसी प्रकार से अगर पोस्ट ऑफिस पीओ लिखा हुआ है इसका मतलब पोस्ट ऑफिस है वहां पर। पीटीओ लिखा हुआ है पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पीएस लिखा हुआ है तो इसका मतलब पुलिस स्टेशन है। ये वाला एरिया अगर आपको कहीं पर दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां पर बस्ती है, वहां पर लोग रहते हैं। ये वाला एरिया अगर आपको कहीं पर दिख रहा है किसी मानचित्र में इसका मतलब है कि वहां पर कब्रिस्तान है। इस तरीके का सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में पेड़ हैं, और इस तरीके का अगर सिंबल है तो इसका मतलब है उस क्षेत्र में घास पाई जाती है। तो इस प्रकार के कुछ सिंबल्स हैं जिनसे मानचित्रों पर जानकारी दी जाती है। इन सिंबल्स के अलावा कई बार रंगों से भी, कुछ ऐसे रंग होते हैं उनसे भी पर्वत, पठार, मैदान, महासागर इत्यादि की जानकारी दी जाती है। कुछ सहमति है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी उसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक रियल फिजिकल मैप दर्शा रहा हूं। ये देखिए, इस मानचित्र में जहां जहां पर आप लोगों को डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, या अगर आप लोगों को इस पर विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में देखिएगा कि जहां जहां पर किसी भी मानचित्र में हरा रंग दिख रहा होगा डार्क, इसका मतलब है कि वह मैदानी भाग है। जैसे यहाँ पर हरा रंग दिख रहा है, ये हरा रंग दिख रहा है, मैदानी भाग है। जहां जहां पर आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, भूरा रंग दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर अल्टाई माउंटेन्स हो गया, यहाँ पर जॉग्रोस माउंटेन्स हो गया, यहाँ पर हिमालय पर्वत हो गया, यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई, यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गई। तो जहाँ पर भूरा रंग दिख रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। जहाँ पर पीला रंग आपको दिख रहा है, जैसे भारत में दिख रहा होगा बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस, तो पीला रंग पठारी भाग को दर्शाने के लिए होता है। और जहाँ जहाँ पर आप लोगों को नीला रंग दिख रहा है, ये स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि मानचित्र में स्काई ब्लू कलर से जलीय भाग को दर्शाया जा रहा है। तो मानचित्र में विभिन्न रंगों से भी विभिन्न भौतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है, और उसके साथ साथ अन्य ऑब्जेक्ट्स या अन्य चीज़ों की भी जानकारी प्रतीकों के माध्यम से दे दी जाती है। एक जानकारी और है रेखा चित्र के बारे में और खाका या प्लान के बारे में। रेखा चित्र को इंग्लिश में स्केच कहते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। ना तो स्केल उसमें होता है और ना ही वास्तविक रूप से कोई आकार वगैरह का भी अनुपात निश्चित होता है। अब आरेखण क्या होता है या रेखा चित्र क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से और अपने किसी मित्र के घर जाना है। अब आपको याद तो है, एक बार तो गए थे आप, जैसे मान लीजिए किसी बड़े शहर में रहते हैं या आप किसी मित्र से मिलने उसके घर गए, उसके शहर गए, तो आप मेन चौराहे पे तो पहुंच गए, उसने बताया कि आप जो है मेन चौराहे पे आ जाएंगे, या उसने बता दिया कि आप रेलवे स्टेशन पर आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन से उतर के कुछ दूरी तक आप चलेंगे उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चलेंगे, यहाँ पर एक वाटर टैंक मिलेगा, वहां पर एक वाटर टैंक बना हुआ है। उस वाटर टैंक से राइट ले लीजिएगा। राइट आप कुछ दूरी तक चलेंगे तो वहां पर कोई पुलिस स्टेशन है, थाना है, मान लेते हैं यहाँ पर थाना है। इस पुलिस स्टेशन से कहेगा कि बाएं आप थोड़ा सा चलेंगे तो वहां पर एक पान की दुकान है। उस पान की दुकान के सामने एक गली जा रही है, वहीं पर मेरा घर है। तो इस प्रकार से बिना पैमाने के याददाश्त के आधार पर जो आरेख खींचा जाता है उसे कहा जाता है स्केच या रेखा चित्र। दूसरा है खाका, प्लान।
एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है, प्लान कहा जाता है। मान लीजिए आपको मकान बनवाना है, तो मकान बनवाने के लिए आपने क्या किया कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि जैसे एक एरिया ये है, मकान का आप मैप बना रहे हैं, तो मैप तो नहीं कहना चाहिए, प्लान कह रहे हैं। आप अपने मकान बनवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक मोटा मोटा प्लान कर लिया कि ये हमारे पास एरिया है, यहाँ पर हम 2 कमरे बनाएंगे, बीच में यहाँ पर एक बैठक बना लेंगे जहाँ पर गेस्ट वगैरह आएंगे मिलेंगे। इस वाले एरिया में हम मेन गेट लगा लेंगे। इस वाले एरिया में हम क्या करेंगे, पार्किंग के लिए, अपनी कार वगैरह खड़ी करने के लिए ये जगह खुली छोड़ देंगे। इधर वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में हम कुछ और मान लीजिए कर लेंगे, गार्डन वगैरह बना लेंगे, या इसके कुछ भाग में हम यहाँ पर किचन बना लेंगे। तो इस प्रकार से किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, यहाँ पे भी पैमाना नहीं होता है, आप अभी केवल प्लान कर रहे हैं, तो किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने के आधार पर खींचा गया रेखा चित्र उसे कहा जाता है प्लान या खाका। केवल आप अभी प्लान बना रहे हैं उस चीज के बारे में, तो इसे कह दिया जाता है प्लान या खाका। इसमें भी स्केल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी मानचित्र वाले अध्याय में। अब हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर पर आते हैं, और इस अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, डोमेन्स। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इंग्लिश वर्ड है परिमंडल के लिए डोमेन। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में हम लोग अध्ययन करेंगे स्थल मंडल का, वायुमंडल का, जल मंडल का और जीव मंडल का। पहले यहीं पर छोटी छोटी बातें समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेंगे। स्थल मंडल, कुछ जगह इसे भूमंडल भी लिख दिया जाता है, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए लिथोस्फीयर। स्थल मंडल का मतलब हो गया कि पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के जिस भाग में हम लोग अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, खेती करते हैं, सड़क बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, तो वह ठोस भाग, वह ठोस चट्टानी भाग जिस पर ये सारी गतिविधियां की जाती हैं, उसे कहते हैं स्थल मंडल। तो नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्थलीय भाग जो है पृथ्वी का, वह स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। दूसरा है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी की भू सतह से और ऊंचाई तक, पृथ्वी की भू सतह से कुछ ऊंचाई तक विभिन्न गैसों का एक आवरण है। उस गैसों के आवरण में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है। उसके अलावा भी हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की सतह के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे कहा जाता है वायुमंडल, इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। तीसरा हो गया जलमंडल। जलमंडल का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ जहाँ भी जल है और किसी भी रूप में है, जैसे मान लीजिए अगर जल द्रव रूप में है तो चाहे महासागरों में है, चाहे झीलों में है, चाहे नदियों में है, वह भी जलमंडल का हिस्सा है। चाहे जो जल है वह बर्फ़ के रूप में है, चाहे अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्र में चले जाएं, जो जल है वह जमे हुए रूप में है, या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पर जो जल है वह जमे हुए बर्फ़ के रूप में है। ग्लेशियर्स पर जब जाएंगे आप लोग तो देखेंगे कि वहाँ जो जल है वह जमे हुए बर्फ़ के रूप में है। तो चाहे द्रव के रूप में हो, चाहे हिम के रूप में हो, या बर्फ के रूप में हो, या फिर वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, गैसीय रूप में हो, तो वह सारा जो क्षेत्र है या वह सारा जो जल है वह जलमंडल का हिस्सा है। और चौथा लिखा हुआ है जीव मंडल। इसको कुछ जगह जैव मंडल भी लिख दिया जाता है हिंदी में। तो जीव मंडल या जैव मंडल एक ही बात है, इंग्लिश में से कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर स्थल भी है, जहां पर वायु भी है, जहां पर जल भी है, तीनों का मिलन स्थल, और उसके साथ साथ जिस क्षेत्र में जीवन भी संभव है,
जिस क्षेत्र में मनुष्य भी हैं, जीव जंतु भी हैं, पौधे भी हैं, वनस्पतियां भी हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में जीवन संभव है उस क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल। तो ये तो एक सामान्य सी चर्चा हुई इन सारे जोन्स के बारे में, इन सारे डोमेन्स के बारे में। अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो ठोस धरातल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो हम रहने के लिए मकान बनाते हैं वह भी स्थल मंडल में ही बनाते हैं, स्थलीय भाग में ही बनाते हैं। इसके साथ साथ जो कृषि करते हैं वह भी स्थलीय भाग में करते हैं। तो जो स्थलीय भाग से मिलकर जो मंडल बना हुआ है उसे कहा जाता है स्थल मंडल। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी तो मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ जल है वह जलमंडल का हिस्सा है। ध्यान रखने वाली बात है कि पृथ्वी की सतह पर, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की ऊंची सतह है, ये पृथ्वी की थोड़ी गहरी सतह है, ये सतह है पृथ्वी की, मैं लिख दे रहा हूं, ये पृथ्वी की सतह है। तो आप लोग देखेंगे कि जो ऊंची उठी हुई सतह है, यहां पर तो हम लोग रहते हैं, यहाँ पर मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, इन सब जगहों पे, ये भी स्थल मंडल का भाग है। उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में जल भरा होता है तो उनकी जो बेसिन होगी वह बेसिन भी स्थल मंडल का ही भाग है। जैसे कोई महासागर है तो वह जो महासागर है उस महासागर में भरा हुआ जो जल है, इसमें जो जल भरा हुआ है यहाँ पर, तो जो जल होगा वह तो जल मंडल का हिस्सा है, लेकिन इसकी जो बेसिन है वह बेसिन स्थल मंडल का हिस्सा है। इस बात को एक और छोटे उदाहरण से समझिए कि मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में खेती की भूमि है, जैसे चारों ओर मान लेते हैं खेत है यहाँ इस पूरी सतह पर फैले हुए, लेकिन यहीं पर बीच में, खेतों के बीच में कोई एक छोटा सा तालाब भी है। ये तालाब मान लेते हैं, तालाब गहरा होगा इसलिए मैंने नीचे की ओर बनाया है इसे। तो यहाँ पर मान लेते हैं फसलें उगाई जाती हैं, ये स्थल मंडल का हिस्सा हो गया। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि स्थल मंडल का ही जो गहरा भाग है, मान लीजिए किसी जगह स्थल मंडल ऊपर उठा हुआ है, कुछ जगह स्थल मंडल थोड़ा नीचे धंसा हुआ है, तो इस स्थल मंडल के गहरे भाग में जो जल भर जाएगा, यहाँ जो तालाब है उसमें जो जल होगा वह जल तो जलमंडल का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन इस तालाब की जो बेसिन होगी या जहां पर वो तालाब बना हुआ होगा तो उसकी जो बेसिन होगी, ये जो धरातल होगा, ये स्थल मंडल का ही भाग होगा। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, तो बर्तन में अगर कोई जल भरा हुआ है तो वो जो जल होगा वह जल मंडल का हिस्सा होगा, लेकिन वो जो बर्तन जिस चीज़ का बना हुआ है उससे तुलना करके मैं इस तालाब को दर्शा रहा हूँ कि जो बर्तन समझ लीजिए यहाँ पर इस तालाब की भूमि को, तो इस तालाब की जो भूमि होगी, ये वाली जो भूमि है या जो बेसिन है वह स्थल मंडल का हिस्सा होगी। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। लिखा है बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो जो महासागरीय बेसिन होती है वह भी स्थल मंडल का ही हिस्सा होती है, और महासागरों में जो जल भरा होता है वह जल जलमंडल का हिस्सा होता है। अब हम लोग समझते हैं पहले महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। अब इस बात को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एक मानचित्र देखिए। ये मानचित्र है पूरी पृथ्वी का या विश्व का मानचित्र है। इसी को हम लोगों ने शुरू में देखा था। ये वाला जो मानचित्र है ये एनसीईआरटी से ही लिया है। इस मानचित्र पर आप लोग देखेंगे, और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो स्काई ब्लू कलर होता है उससे जलीय भाग को दर्शाया जाता है।
तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आप लोगों को जो एरिया दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ये एशिया लिखा हुआ है, ये यूरोप लिखा हुआ है, ये अफ्रीका लिखा हुआ है, ये दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ है, ये उत्तर अमेरिका लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, इधर अंटार्कटिका लिखा हुआ है। ये स्थलीय भाग हैं, ये ठोस चट्टानों से बने हुए भाग हैं। तो विशाल आकार के जो स्थलीय भाग होते हैं उन्हें कहा जाता है महाद्वीप। और विश्व में 7 ऐसे बड़े स्थलीय भूभाग हैं जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है। तो इस आधार पर विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? ये हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो यहां से लेकर और यहां तक का ये पूरा एरिया जो आप इस कलर से देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का स्थलीय भाग है। ये लाइन मैंने ज़्यादा दूर तक खींच दी है। तो ये जो स्काई ब्लू कलर से जो दिख रहा है वह तो इसका महासागर का भाग है। तो लेकिन इसके बीच का मैं कहना ये चाह रहा था, ये सारा जो एरिया है, ये वाला जो सारा एरिया है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप लोग, अब मैं लाइन महाद्वीप के सहारे ही खींच दे रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। ये वाला अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहां से लेकर ये पूरा ये जो एरिया है, ये यहां पर मेडागास्कर है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ये जो वायलेट कलर या बैंगनी कलर से देख रहे हैं ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। ये आइसलैंड का क्षेत्र है, ये भी यूरोप में ही आता है। इसके बाद देखेंगे जो भी आपको पीले रंग से दिख रहा है ये पूरा एशिया महाद्वीप है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को जो ये लाइट पिंक कलर से दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहाँ पर देखेंगे ये नीचे जो लिखा हुआ है अंटार्कटिका, ये भी ठोस स्थलीय भाग है, ये भी एक महाद्वीप है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में 7 बड़े स्थल खंड हैं और उन 7 बड़े स्थल खंडों को कहा जाता है 7 महाद्वीप। उनके नाम हैं, एक हो गया उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। और इन्हीं महाद्वीपों के अंदर विभिन्न देश हैं। जैसे अभी हम लोग जब मानचित्र देखा था शुरुआत में, जब मैं आप लोगों को पैमाना समझा रहा था पिछले अध्याय में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लिया था कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी क्षेत्र में जो देश हैं वे सारे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? मुख्य देश कनाडा हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, निकारागुआ, यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे देश हैं। तो ये सारे जो देश हैं ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंतर्गत ये देश आते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला इत्यादि। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, पराग्वे, ये अर्जेंटीना, इधर चिली हो गया, इधर उरुग्वे का क्षेत्र हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो 7 बड़े स्थलखंड हैं जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है, तो इन्हीं महाद्वीपों के अंतर्गत विभिन्न देश अवस्थित हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि अधिकांश तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी मैं बता दूं कि जब भी कहा जाता है कि सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भारत आए या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, तब जब उस अमेरिका की बात की जाती है तो इस अमेरिका देश की बात की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। और जब बात की जाती है उत्तर अमेरिका की, इसका मतलब पूरे महाद्वीप की बात की जा रही है। जब बात की जाती है दक्षिण अमेरिका की, इसका मतलब है पूरे महाद्वीप की बात की जा रही है।
इसी प्रकार से अन्य महाद्वीपों में भी भिन्न भिन्न देश हैं। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इसमें भी बहुत सारे देश हैं। ये एशिया महाद्वीप हो गया, इसमें भी बहुत सारे देश हैं। इधर यूरोप हो गया, यूरोप के महाद्वीप में भी बहुत सारे देश हैं। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, एक छोटे द्वीप के रूप में है और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये तो एक सामान्य सा परिचय हो गया। एक नज़र यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं टेक्स्ट पर। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे ये विभिन्न महाद्वीप हो गए, तो ये एक दूसरे से जलराशि के द्वारा अलग हैं। जैसे ये उत्तर अमेरिका का क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप का क्षेत्र हो गया, इधर अफ्रीका का। बीच में विस्तृत जलराशि है, अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर आर्कटिक महासागर है। तो यही बात लिखी हुई है कि ये जो महाद्वीप हैं विश्व के, ये सामान्य रूप से विस्तृत जलराशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं और ये महाद्वीप हैं। अब महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में। पहले नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। इनमें सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम लोग विभिन्न महाद्वीपों के बारे में भी कुछ बातें समझ लेते हैं। यहां से गुजरती है, ये रही 0 डिग्री की रेखा, ये हो गई प्राइम मेरिडियन। तो इस प्राइम मेरिडियन से इधर का जो भाग है वह पूर्वी भाग हो गया, इधर का जो भाग है वह पश्चिमी भाग हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो एशिया महाद्वीप है वह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और हमारा जो देश है भारत, वह भी इसी एशिया महाद्वीप में ही अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यहाँ पर यूराल पर्वत है। ये यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में पश्चिमी भाग में सीमा बनाता है। इसके साथ साथ एक बात और यहाँ पर विशेष रूप से समझने वाली है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है और इसी एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में पाई जाती है। इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट एवरेस्ट, ये भी एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में इधर प्रशांत महासागर है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और इधर हिंद महासागर है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी एशिया महाद्वीप के बारे में। ये सारी जानकारी धीरे धीरे करके जो आगे क्लास की एनसीईआरटीज हैं उनमें भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। एशिया के बाद अब हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से जो 3 हम लोगों ने मुख्य अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये कर्क रेखा है, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये विषुवत रेखा है, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये वाली ये मकर रेखा की लाइन है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये 3 जो मुख्य अक्षांश हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं। और जो विषुवत रेखा गुजरती है वह अफ्रीका महाद्वीप को उत्तर और दक्षिण दिशा में लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल भी है। इस वाले भाग में सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर एटलस पर्वत आपको मिलेगा। यहाँ पर इसमें एक नील नदी यहाँ पर बहती हुई मिलेगी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग में पश्चिमी किनारे पर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, लिखा हुआ भी है अटलांटिक महासागर पश्चिमी किनारे पर। पूर्वी किनारे पर हिंद महासागर है
और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कुछ आगे बढ़ के दक्षिणी महासागर मिलेगा। यहाँ पर भूमध्य सागर है जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वह कनाडा है। इस पे देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा देश का है। तो जो आपको डार्क सैफ्रॉन कलर से जो दिख रहा है ये सारा क्षेत्र कनाडा का ही है। ये ग्रीनलैंड का भाग है जो कि डेनमार्क के कब्जे में है, ये भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये मैक्सिको का क्षेत्र हो गया। इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप के इधर पश्चिमी भाग में रॉकीज की पर्वत श्रृंखला है। ये लिखा हुआ है रॉकीज पर्वत। तो यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही अपलेशियन पर्वत पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। इधर देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के तो ये अटलांटिक महासागर का विस्तार है। इधर देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर का विस्तार है, लिखा हुआ भी है प्रशांत महासागर। और ये एक सक्रिय, यहाँ पर सक्रिय मार्ग स्थलीय भाग से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये जानकारी थी उत्तर अमेरिका के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है। इस महाद्वीप में भी कई देश है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले चलता हूँ। जब मैं एशिया को पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जो एंडीज है वह विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अमेजन नदी बहती है जिसका जलग्रहण क्षेत्र या जिसका कैचमेंट एरिया जो है वह विश्व में सबसे बड़ा है। फिर से एक चीज़ यहाँ पर रिमाइंड कराऊंगा कि जो नील नदी है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो बेसिन है किसी नदी का, जो बेसिन का मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल ग्रहण करके लाती है, तो यहाँ पर अमेजन नदी बहती है जिसका बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है। तो वह अमेजन नदी यहीं पर बहती है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में अटलांटिक का विस्तार है। पश्चिमी तरफ जाएंगे तो आपको प्रशांत महासागर का विस्तार मिलेगा। ये था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये यूरोप का क्षेत्र हो गया। यूरोप की स्थलीय सीमा यहाँ पर एशिया से लगती हुई है। तो जो आप लोगों को पीला रंग जो दिख रहा है जहाँ जहाँ तक, वह एशिया का भाग है। तो ये पूर्वी भाग में एशिया महाद्वीप के साथ सीमा साझा करता है। इस तरफ अटलांटिक का विस्तार है, उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर का विस्तार है और ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। इससे ये अफ्रीका महाद्वीप से ये अलग होता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि खुद में एक देश भी है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। एक छोटा सा महाद्वीप है इसलिए इसे एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये वाला जो महाद्वीप है ये अंटार्कटिका है। यहाँ पर कोई मानव का निवास नहीं है क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान की कमी के चलते यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी मानव अधिवास नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई देश नहीं है, कोई मनुष्य नहीं रहता है। विभिन्न देशों के रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर हैं। यहाँ पर भारत, अंटार्कटिका में भारत के भी कई रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे भारती हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया। ये भारत के रिसर्च स्टेशन हैं। इनमें से जो दक्षिण गंगोत्री है वह अब रिसर्च स्टेशन नहीं है बल्कि वह केवल एक सप्लाई बेस के रूप में काम करता है। जो ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है या जहाँ पर क्रियात्मक या परिचालनात्मक जो रिसर्च स्टेशन है जिन पे काम चल रहा है वो हो गए हैं भारती और मैत्री। तो यहाँ पर भारत के भी रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर वैज्ञानिक रहते हैं, अनुसंधान वगैरह करते हैं, और कई अन्य देशों के भी रिसर्च स्टेशन है। तो ये जानकारी थी विभिन्न महाद्वीपों के बारे में। एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाह रहा था कि जो यूरोप और एशिया
इसका सम्मिलित रूप से भाग है यूरोप का और एशिया का, उसको यूरेशिया कह दिया जाता है। यूरेशिया का भी मैं आप लोगों को मानचित्र एक दिखाना चाह रहा था, ये रहा, ये यूरेशिया का मानचित्र है। यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप प्लस एशिया का क्षेत्र, उसको यूरेशिया कह दिया जाता है। यूरोप का यूरो ले लिया, एशिया का शिया ले लिया, इससे बन गया यूरेशिया। तो इधर आप लोग देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, इधर वाला जो क्षेत्र है वह एशिया का क्षेत्र हो गया, और ये पूरा क्षेत्र जो हो गया वह यूरेशिया का क्षेत्र हो गया। तो ये तो रही बात महाद्वीपों के बारे में। अब हम लोग कुछ बातें जलमंडल के बारे में समझ लेते हैं। जलमंडल का मतलब है कि जहां जहां पर भी जल पाया जाता है तो वो जो जल है वह जलमंडल का हिस्सा है। और जल चाहे द्रव रूप में हो, जल के रूप में हो, या वह जल हिम के रूप में जमे हुए रूप में हो, या वह जल बाष्प के रूप में वायुमंडल में हो, तो जहां जहां भी जल है या किसी भी रूप में है वह सब कुछ जलमंडल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। पृथ्वी, हम लोगों ने ये बात पहले ही समझ ली थी कि पूरी पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पर जल का विस्तार है और केवल 29% भाग पर स्थलीय भाग का विस्तार है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प आदि सभी सम्मिलित हैं। तो जल कहीं भी है और किसी भी रूप में है, वह सब कुछ जलमंडल में शामिल है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि पृथ्वी पर या भूसतह पर 71% भाग में जल का विस्तार है, लेकिन इतना अधिक जल होते हुए भी इस जल का 97% भाग जो है वह महासागरों में है। 2% जो भाग हो गया वह बर्फ के रूप में है, चाहे अंटार्कटिका में हो, चाहे आर्कटिक महासागर की बर्फ हो, और चाहे हिमनदों की या ग्लेशियर की बर्फ हो। शेष जो बचता है 1%, वही या उसका भी कुछ भाग मनुष्य के पीने के लिए उपलब्ध है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर भू सतह पर 71% जल पाया जाता हो, उसमें से केवल 1% जल स्वच्छ अलवणीय जल है जो मनुष्य के उपभोग के लिए अनुकूल है। तो इसीलिए जल की अधिकता होते हुए भी मनुष्य के लिए जो उपलब्ध जल है उसकी बहुत बड़ी कमी है, और वर्तमान समय में और भविष्य में जल संकट एक बड़ा संकट बनने वाला है, क्योंकि जो 97% जल है वह महासागरों में है, वह इतना ज़्यादा खारा है कि उसे मनुष्य उपभोग में नहीं ला सकता। 2% जो जल है वह जमे हुए रूप में है, चाहे अंटार्कटिका में हो, चाहे आर्कटिक में हो, चाहे ग्लेशियर में हो, वह एक्सेसिबल नहीं है, वह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। तो जो शेष जल बचा 1% या उसका भी कुछ कम भाग, वही मनुष्य के पीने के लिए उपलब्ध है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जल की इतनी अधिकता होते हुए भी जल मनुष्य के लिए कितना कम भाग उपलब्ध है। और इसी वजह से वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण आदि पर चर्चा की जाती है, और जल संकट एक बड़ा संकट विश्व के कई क्षेत्रों में बना हुआ है। अब हम लोग समझ लेते हैं महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर ऐसे भाग हैं जहां पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमने जैसे देखा था कि स्थलीय भाग हैं, तो स्थलीय भाग जो हैं बड़े बड़े वे 7 हैं, उनको महाद्वीप कह दिया जाता है। इसी प्रकार से जो जलीय भाग हैं वो बड़े आकार के, उनको महासागर कह दिया जाता है। और जो 5 महासागर हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उनको अब हम लोग मानचित्र पर भी देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इधर भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है।
अब समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ कि जैसे ये फ्लैट सरफेस पे मानचित्र बना हुआ है, इस वाले हिस्से को जब हम रोल करके पृथ्वी के वास्तविक मॉडल में ले जाएंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस किनारे से मिल जाएगा जाके। तो इस तरफ प्रशांत महासागर का विस्तार है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एस आकार जो बना हुआ है, ये अटलांटिक महासागर है। ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर रखा गया है, इंडिया के आधार पर रखा गया है। हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन ओशियन कहा जाता है। तो इस महासागर में भारत की केंद्रीय अवस्थिति के चलते इस महासागर का नाम हमारे देश इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन रखा गया है। हिंदी में से हिंद महासागर कह दिया जाता है। तो ये हो गया प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र, ये हिंद महासागर का क्षेत्र हो गया। ये हो गया दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में और 60 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिणी महासागर का क्षेत्र है। और ये इधर उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए ये वाला जो जलीय क्षेत्र है, ये हो गया आर्कटिक महासागर। ये 5 मुख्य महासागर हैं। क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम आप लोगों ने देख ही लिया था। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर और 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। इनके बारे में भी कुछ बातें समझ लीजिएगा। प्रशांत महासागर ये वाला जो भाग है, तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी किनारा है उसमें इधर उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और उसके प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर और दक्षिणी किनारे पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर एशिया महाद्वीप है और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दक्षिणी भाग में। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त भी है। यहां पर एक मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त या ट्रेंच, मैं ट्रेंच लिख दे रहा हूं, गर्त भी कह देते हैं हिंदी में, ट्रेंच इंग्लिश का वर्ड है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। ये इस वाले क्षेत्र में है। तो विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वह यहीं पर है, मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में ही। और प्रशांत महासागर की जो स्थलीय सीमाएं हैं, पूर्वी भाग में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से लगती हैं, पश्चिमी भाग में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र से लगती हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में देखेंगे तो इधर पश्चिमी जो किनारा है वह उत्तर अमेरिका से और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका से लगता है। पूर्वी किनारे पर उत्तरी भाग में यूरोप है और यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एस अक्षर के आकार में ये विस्तृत है। एस अक्षर, इंग्लिश का जो एस अक्षर होता है इस तरीके से बनता है, इसी वजह से, इसके आकार की वजह से कह दिया जाता है कि अटलांटिक महासागर का जो विस्तार है एस अक्षर के रूप में है। ये हो गया अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर के बारे में पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये महासागर इस वाले क्षेत्र में अवस्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, और इस महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के चलते ही इस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इंग्लिश में से इंडियन ओशियन कहते हैं, हिंदी में हिंद महासागर कह देते हैं। और ये हो गया दक्षिणी महासागर का क्षेत्र और ऊपर आर्कटिक महासागर है। ये जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए है और ये वाला जो क्षेत्र है ये भी हमेशा बर्फ से जमा रहता है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में अवस्थित होने के चलते इस वाले क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है। तो ये बात थी महासागरों के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि भू सतह के ऊपर जो विभिन्न गैसों का जो आवरण है उसे कहा जाता है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से विभिन्न गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी की ये जो सतह है इससे मान लेते हैं कि यह 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है। यहां तक विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इस पृथ्वी की सतह के चारों ओर इस वाले एरिया में
1600 किलोमीटर की ऊंचाई का क्षेत्र मान लेते हैं हम ये। इसी को कहा जाता है वायुमंडल। और वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों में जो मुख्य गैसें हैं वे हो गई ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा ऑर्गन। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम पाई जाती है, क्रिप्टॉन पाई जाती है, जेनॉन पाई जाती है और नियॉन पाई जाती है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है, और अन्य जो गैसें हैं उनका प्रतिशत काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा कि जो मुख्य गैसें थीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि हैं। ऑक्सीजन समस्त जो जीवधारी हैं या समस्त जो जीव जगत के जो प्राणी हैं, जैसे जानवर हो गए, मनुष्य हो गया, तो वे सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक प्राणवायु है। ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना संभव नहीं होगा। ऑक्सीजन के अलावा जो नाइट्रोजन गैस है वह भी मनुष्य की या विभिन्न जीवधारियों के शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न ऐसे शरीर के अवयव होते हैं जो नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजन होती है इसे मनुष्य या कोई अन्य जीवधारी गैसीय रूप में इसको एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं है, बल्कि ये विभिन्न पौधों के द्वारा, विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा इसका पहले फिक्सेशन होता है, और स्थिरीकृत होने के बाद ही नाइट्रोजन को अन्य रूप में या बदले हुए स्थिरीकृत रूप में मनुष्य अपने आहार में या कोई जीव जंतु अपने आहार में लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में भी इसकी ज़रूरत होती है, या विभिन्न जो पौधे होते हैं दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, अपने शरीर का विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसके अलावा जलवायु संबंधी कई क्रियाएं होती हैं, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता एक समस्या भी बन गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी एक विशेषता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में सहायक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस माना जाता है। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का संयोग है। इस पूरे टॉपिक को समझाने का उद्देश्य ये था कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का संयोग है, भिन्न भिन्न अनुपात में पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो प्रतिशत है नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें भी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, और विभिन्न जीवधारियों के लिए, अन्य विभिन्न क्रियाओं के लिए इन गैसों की भी अपनी अपनी भूमिका होती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस सारी चीज़ों को समझने के बाद हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायुमंडल पाया जाता है उसे विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। यही बात आगे लिखी है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर ये एक इमेज दी गई है। तो ये पृथ्वी की सतह हो गई। पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो पहली परत है उसे कहा जाता है क्षोभमंडल। इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादलों का बरसना हो गया, कोहरा हो गया, पाला हो गया, हवाओं का चलना हो गया, ये सारी घटनाएं इस क्षोभमंडल के क्षेत्र में ही होती हैं। क्षोभमंडल के बाद ये मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इस क्षोभमंडल से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो दूसरी परत पाई जाती है उसे कहा जाता है समताप मंडल। और समताप मंडल मौसमी दशाओं से मुक्त होता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसी वजह से जो समताप मंडल होते की जो परत है वह हवाई जहाज के उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है।
आप लोगों में से जिन लोगों ने भी हवाई यात्रा की है, इसका मतलब है कि वे लोग वायुमंडल की जो समताप मंडल वाली जो परत है उसका भ्रमण कर चुके हैं, उस समताप मंडल की लेयर तक वो लोग जा चुके हैं। तो जो हवाई जहाज उड़ता है इस समताप मंडल में ही उड़ता है। क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊंची सीमा होती है उसके निकट समताप मंडल का क्षेत्र, या कहना चाहिए कि समताप मंडल की जो निचली परत होती है उसमें हवाई जहाज उड़ता है। और ये मौसम संबंधी घटनाओं से ये परत मुक्त होती है। इसमें ही समताप मंडल की ही परत में एक महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण गैस ओजोन की एक परत भी पाई जाती है, ओजोन परत। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ओजोन परत जो होती है, ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी पर जीवधारियों की, वनस्पतियों की रक्षा करती है। ये ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। समताप मंडल में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तीसरी परत पाई जाती है। इसे कहा जाता है मध्यमंडल। और जब हम लोग बात कर रहे थे उल्कापिंड की, जब हमने पहली क्लास में उल्कापिंड के बारे में पढ़ा था कि विभिन्न पत्थर के बने हुए ऑब्जेक्ट कई बार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी की ओर खिंच के चले आते हैं, जिन्हें उल्का कहा जाता है। तो जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो इसी मध्यमंडल या मीसोस्फीयर में आकर ही वायुमंडल के घर्षण के चलते जल जाते हैं। इस मध्यमंडल से ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगली परत होती है आयन मंडल। इसे इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। इसे आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वाली परत में, आयन मंडल में, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कणों को कहा जाता है आयन। तो उन विद्युत आवेशित कणों या आयनों की उपस्थिति के चलते ही इस वाली परत को आयन मंडल कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो रेडियो या टेलीविज़न का जो प्रसारण हो पाता था वह इसी परत की वजह से संभव हो पाता था। वर्तमान समय में तो इंटरनेट, टीवी या अन्य बहुत सारे साधन विकसित हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब टीवी टावर से जब सिग्नल्स भेजे जाते थे और आप लोगों के घरों में जो एंटीना लगा होता था उससे वे सिग्नल रिसीव करके टीवी पर प्रोग्राम दिखा दिया जाता था, तो वे जो बीच के जो सिग्नल्स थे टीवी टावर से लेकर और आपकी टीवी के एंटीना के बीच में, वे इसी आयन मंडल की परत में पाए जाने वाले आयन की लेयर के द्वारा ही ट्रांसमिट किए जाते थे। टीवी टावर से, जैसे मान लेते हैं ये टीवी टावर का एरिया हो गया, यहाँ पर एंटीना लगा हुआ है, यहाँ से ट्रांसमिट किया गया, और इधर आपके घर में एक टीवी लगा हुआ है और यहाँ पर इसका एंटीना लगा हुआ है। तो यहाँ से जो सिग्नल्स छोड़े जाते थे वे आयन मंडल के द्वारा ही रिफ्लेक्ट हो जाते थे और इस टीवी के एंटीना के द्वारा रिसीव कर लिए जाते थे। तो इस आयन मंडल के चलते ही रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण संभव हो पाता था। इस आयन मंडल से ऊपर एक परत पाई जाती है, उसे कहा जाता है बहिर्मंडल, और ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इंग्लिश में इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। बहुत हल्की और कम घनत्व वाली जो गैसें होती हैं वे इस बहिर्मंडल में या एक्सोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई वायुमंडल की संरचना। एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जैसे भू सतह से आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे गैसों का घनत्व और तापमान कम होता चला जाएगा। निचले वाले भाग में भारी गैसें पाई जाएंगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व ऊपर की ओर कम होता चला जाएगा, तापमान भी ऊपर की ओर कम होता चला जाएगा, दाब भी ऊपर की ओर कम होता चला जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की गैसों के द्वारा भू सतह पर दाब भी एक सृजित किया जाता है, उसको वायु दाब कहते हैं। जैसे एक विस्तृत क्षेत्र में अगर वायु हो तो उस वायु के द्वारा भू सतह पर दाब भी लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं वायु दाब। तो वायु दाब जो होता है वह भू सतह के निकट अधिक होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो वायु दाब है वह भी कम होता चला जाएगा। तो ऊंचाई के साथ घनत्व, तापमान, वायु दाब कम होता चला जाता है। एक बात यहीं पर मैं आप लोगों को और बता दूं, वैसे तो आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि जो पवन होती है या जो हवा होती है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर
समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इधर के क्षेत्र में उच्च दाब हो गया और इधर निम्न दाब हो गया, तो जो हवा है इस उच्च दाब से इस निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देगी, और जो गतिशील हवा होती है उसे कहा जाता है पवन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वायु या हवा और पवन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हवा स्थिर भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक गिलास खाली रखा हुआ है, अब उस गिलास में अगर पानी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें हवा है, तो वह स्थिर है, इसलिए वह हवा है या वायु है। और जब वही वायु गतिशील होती है तब उसे पवन कहा जाता है। तो पवन का मतलब हो गया गतिशील वायु। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी वायुमंडल के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं जीव मंडल को। जीव मंडल या बायोस्फीयर, इसे पहले ही मैंने बता दिया था कि कुछ जगह इसे बायोस्फीयर भी कह देते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, और ये वह भाग है जहां जीवन मौजूद है, जहां पर स्थल भी है, जहां पर जल भी है, जहां पर वायु भी उपलब्ध है और जहां पर जीवन संभव है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल। और जैव मंडल में वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, पौधे भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ जीव जंतु, मनुष्य, विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के अन्य बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, स्थलीय भाग भी है, जलीय भाग भी है, इसके अलावा यहाँ पर वायु भी उपलब्ध है। तो तीनों का जो संक्रमण क्षेत्र है, या जहाँ पर तीनों ही मंडल एक दूसरे से मिलते हैं और जिस क्षेत्र में जीवन संभव है, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए होते हैं। तो जीव मंडल में जीवन संभव होता है। तो सभी सजीव ऑब्जेक्ट, सभी सजीव चीजें जीव मंडल में पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, जानवर हो, हाथी हो, या वनस्पति जगत के पेड़ पौधे हों, तो ये सब चीजें जीव मंडल में ही पाई जाती हैं। यहां पर एक बात और बता दूं कि जो पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल हैं, या पृथ्वी के जो विभिन्न मंडल हैं, वे एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं, और एक दूसरे में होने वाला परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे आपकी किताब में कुछ अन्य उदाहरण दिया गया है, मैं एक अन्य उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपकी किताब में दिया गया है कि अगर स्थलीय भाग में मान लीजिए वन वगैरह काट दिए जाएं ढाल वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर मृदा अपरदन अधिक हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जैव मंडल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे स्थल मंडल में परिवर्तन हो जाता है। एक अन्य उदाहरण से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि स्थलीय भाग में अगर ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, इससे क्या होगा, वायुमंडल में विभिन्न गैसें रिलीज कर दी जाएंगी, तो वायुमंडल का कंपोजिशन जो है वह बदल जाएगा। इसी प्रकार से टेक्टोनिक मूवमेंट से जब किसी क्षेत्र में पर्वत वगैरह का उत्थान हो जाता है, तो उससे जो जलीय भाग होता है उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के जो सभी मंडल हैं, वे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और एक में आने वाला प्रभाव अन्य मंडलों को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अगर जल मंडल में प्रदूषण हो जाए, उस जल मंडल में प्रदूषण का प्रभाव किस पे जाएगा, जैव मंडल पे भी जाएगा। जैव मंडल पे क्यों जाएगा, क्योंकि उसी जल को मनुष्य उपभोग करेगा। मनुष्य अगर उस प्रदूषित जल का उपभोग करेगा तो मनुष्य में तमाम बीमारियां हो जाएंगी। अगर पौधों के लिए वह प्रदूषित जल दिया जाएगा तो पौधों में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। या इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि वायुमंडल में कुछ परिवर्तन आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इससे क्या होगा, तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर्स हैं या जो आइस कैप्स हैं, जहाँ जहाँ जल बर्फ के रूप में जमे हुए रूप में उपलब्ध है, वह पिघलने लगेगा। तो वायुमंडल का तापमान बढ़ने से क्या हुआ, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से क्या हुआ कि जलमंडल का जो बर्फ के रूप में जो जल था वह पिघल के और द्रव रूप में बदल जाएगा। इससे क्या होगा कि जल क्षेत्र का विस्तार होने लगेगा। जो तटीय क्षेत्र है महासागरों के,
वे जल के नीचे चले जाएंगे या जल में डूब जाएंगे। तो इन सब उदाहरणों से मैं ये समझाना चाह रहा था कि पृथ्वी के विभिन्न मंडल, पृथ्वी के विभिन्न डोमेन्स एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी प्रथाओं को, ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए जिससे कि जो प्राकृतिक व्यवस्था बनी हुई है वह संतुलित रहता है। तो ये क्लास थी पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के बारे में, और इसके साथ ही ये क्लास समाप्त होती है। लेकिन जाते जाते आप लोगों की इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। इसके साथ इसमें एक और जानकारी मैं अपनी ओर से जोड़ दे रहा हूं कि विश्व की ऐसी पहली महिला जिन्होंने कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा एक उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 1989 में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी उम्र इस समय 34 साल के आसपास होगी। लेकिन उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ 2011 में। 2011 में उनके साथ रेल में कुछ लोगों ने छीना झपटी की, ऐसा कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से चलती ट्रेन से उन्हें धक्का दे दिया गया। तो इसकी वजह से उनका एक पैर कट गया था, तो बाद में कृत्रिम पैर उनके लगाया गया। अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कृत्रिम पैर से एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और अरुणिमा सिन्हा की उपलब्धि ये है कि अरुणिमा सिन्हा ने जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप के जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, सब पे चढ़ाई की है। और इन सब पे चढ़ाई करने में सबसे जो बड़ा काम था वह था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ाते हुए आपको दी। इसके अलावा एक आपके इस चैप्टर में एक इमेज दी गई है, तो उसमें स्थल संधि और जल संधि के बारे में जानकारी दी गई है। पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है स्थल संधि। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इस्थुमस। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। यहां पर ये लिखा हुआ है स्थल संधि। यहां पर पनामा स्थल संधि है। पनामा एक देश भी है, उसी का एक सकरा भाग है, वही है पनामा स्थल संधि, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से जोड़ता है। यहां पर लिखा है जल संधि के बारे में। जल संधि को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये लिखा हुआ है जल संधि। यहां पर पाक जल संधि है। पाक हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, पाक जल संधि, और इंग्लिश में लिखा जाता है PALK। एल इसमें साइलेंट रहता है। यहां पर है पाक जल संधि, देख लीजिएगा। इसका मैंने एक और बड़ा मानचित्र ले लिया। ये है पाक स्टेट। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के इस वाले भाग के बीच और इधर श्रीलंका के जाफना के बीच में है पाक स्टेट। जल संधि है ये। तो ये आप लोगों के इस चैप्टर में कुछ अलग से जानकारी दी गई थी, उसको भी मैंने ले लिया। और इसके साथ में ये क्लास आज की समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।